नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और कॉमन माइंड्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है और इन्हीं विविधताओं में सिमटी है हजारों कलाएं और उनका गौरवपूर्ण इतिहास। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कलाकृति के बारे में जिसका इतिहास न केवल इस धरती के सबसे पावन भूमि से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस कला का जन्म भी एक बहुत ही पावन अवसर पर हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। इस कला को और जानने के लिए हम चलेंगे भारत के पूर्वी राज्य बिहार में। नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाके में जगह है मधुबनी, जो कि प्रसिद्ध है अपने एक विशेष कला के लिए, जिसे मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला का जन्म ईसा पूर्व 7वीं या 8वीं सदी में जनकपुर में हुआ था, जो कि माता सीता का जन्म स्थान है। अपनी पुत्री मां सीता के भगवान राम से विवाह के शुभ अवसर पर जनकपुर के महाराज राजा जनक ने पूरे राज्य को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से रंगने को कहा था और इस तरह मधुबनी चित्रकला का जन्म हुआ था। मधुबनी पेंटिंग बिहार के अलग अलग जातियों से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसकी कुछ मुख्य प्रकृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे कचनी, भरनी, गोदना, तांत्रिक, कोहबर। इन सभी की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे भरनी रंग में चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है, वहीं गोदना में एक या दो प्रकार के रंग ही उपयोग किए जाते हैं। कोहबर का उपयोग शादी वाले घरों को सजाने के लिए किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमाओं का काफी प्रभाव देखा जाता है। इसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ी चीजें जैसे सूर्य, चंद्रमा, अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे हाथी, मोर, तोता, पेड़ जैसे तुलसी, इन सब की कलाकृतियां देखने को भी मिलती हैं। कुछ कलाकृतियों में राजा महाराजाओं के बारे में शादी विवाह के रस्मों से जुड़ी तस्वीरें भी बनाई जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग की एक खास विशेषता ये भी है कि इनमें जिन रंगों का उपयोग किया जाता है वो रंग प्राकृतिक होते हैं। पेंट ब्रश की जगह निब वाले पेन या बांस की तीलियों में रुई लपेट कर चित्रकारी की जाती है। रंगों के लिए चावल का पाउडर, हल्दी, फूलों के रस, पत्तों के रस, नील, चंदन, नींबू आदि कई प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो कैनवस पेपर होता है उसे भी ज़्यादातर आर्टिस्ट खुद ही बनाते हैं। हालांकि समय के साथ इस कला ने भी आधुनिकीकरण को अपना लिया है और मिट्टी की दीवारों से निकल के पेपर, कैनवस और कपड़ों तक पहुंच गया। नेचुरल कलर्स की जगह अब रेडीमेड कलर्स का भी उपयोग किया जाता है। इन खास विशेषताओं के बावजूद भी मधुबनी पेंटिंग अपनी पहचान विदेशी मंचों पर नहीं बना पाया था। तो आइए जानते हैं किस तरह से मधुबनी पेंटिंग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सफर को पूरा किया और कैसे आज ये कलाकृति पूरे विदेश में एक जाना पहचाना नाम बन गया है। सन 1934 में बिहार और नेपाल में एक जबरदस्त भूकंप आया था। इस भूकंप में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय ब्रिटिश के अधिकारी विलियम आर्चर इन भूकंप पीड़ित इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे जब उनकी नज़र टूटे फूटे दीवारों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उन दीवारों पर कुछ बहुत ही खास चित्र आके हुए हैं। काफ़ी अध्ययन के बाद उन्हें मालूम चला कि ये पेंटिंग्स मधुबनी पेंटिंग्स है, जो कि गाँव में महिलाओं द्वारा खासकर बनाया जाता था। विलियम आर्चर इस कला से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने इस कला को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 1949 में एक आर्टिकल लिखा मार्क के नाम से। इस आर्टिकल में विलियम आर्चर ने मधुबनी पेंटिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की कोशिश की और इसकी तुलना देश विदेश के काफ़ी बड़ी बड़ी कलाकृतियों से भी की। हालांकि वो इसमें बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। सन 1950 में विलियम आर्चर मधुबनी पेंटिंग से कुछ 20 कलाकृति एक कैनवस पे लेकर विदेश लौट गए। 1950 से 70 के दशक में ये पेंटिंग अभी भी गुमनामियों के अंधेरे में ही खोया हुआ था। भारत सरकार ने इस बीच काफ़ी कोशिशें की कि इस पेंटिंग के जड़ों तक पहुंचा जा सके। पहली सफलता 1966 में मिली जब आर्टिस्ट भास्कर कुलकर्णी ने मधुबनी पेंटिंग्स राठी और जितवारपुर नामक जगहों पर खोज निकाला। ये वो समय था जब बिहार और उत्तर प्रदेश भीषण अकाल की चपेट में था, जिसकी वजह से काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज का ध्यान भी इन दो जगहों पर आया।
ये दूसरा इंटरनेशनल डिज़ास्टर भी मधुबनी पेंटिंग के लिए एक सुअवसर लेकर ही आया था। ठीक जैसे 1934 के भूकंप में इसकी खोज हुई, 1970 अकाल ने मधुबनी पेंटिंग्स को इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचा दिया। जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एरिका मोजर ने इस चित्रकारी को जर्मनी तक पहुंचाया। उन्होंने जितवारपुर और रांची से काफ़ी समय बिताया और इस कला को यहाँ से उठाकर जर्मनी तक एक बाजार स्थापित किया। उसी वर्ष फ्रेंच जर्नलिस्ट यूवस वेकॉट भी मिथिला में रहने आए थे और इन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी, द वुमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला, जो कि अभी भी एक काफ़ी बहुमूल्य किताब मानी जाती है। 1976 और 2000 के बीच में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेमंड ओवेंस ने इस कलाकारी पे बहुत काम किया। इन्होंने इस कलाकारी को न केवल पूरे विश्व में फैलाया, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसे काफ़ी पहचान दिलवाने में भी उनका विशेष योगदान रहा। 1980 में रेमंड ओवेंस ने एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन नामक एक संस्थापना का भी गठन किया। 1990 के दशक में जापान ने मिथिला पेंटिंग्स में काफ़ी रुचि दिखाई। उन्होंने टोकामाची नामक इलाके में एक मिथिला म्यूजियम की भी स्थापना की। ये म्यूजियम आज के डेट में 2000 से भी ज़्यादा मिथिला पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करता है। कुछ वेबसाइट्स की मानी जाए तो 2020-21 में मधुबनी पेंटिंग्स का कुल एक्सपोर्ट 0.8 मिलियन USD रहा था, जिसमें UAE सबसे बड़ा मार्केट रहा। इसके अलावा अमेरिका, UK, कनाडा, जापान, इन सभी जगहों में भी मधुबनी पेंटिंग्स की काफ़ी डिमांड देखी जाती है। मधुबनी पेंटिंग्स को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए यहाँ के कलाकारों का विशेष योगदान है। कुछ नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुए जिन्होंने इस कलाकारी को न केवल भारत में बल्कि जापान, कनाडा, US, फ्रांस, USSR काफ़ी जगहों पर पहुंचाया। कुछ चित्रकार तो इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें भारत सरकार ने भी सम्मान दिया। मिथिला पेंटिंग्स मिट्टी के दीवारों और कैनवस पेपर से बाहर निकल के हमारे ड्राइंग रूम, सोफ़ा सेट्स, कारपेट, हमारे पर्स, एक्सेसरीज और कपड़ों का हिस्सा बन चुके हैं। यही नहीं, मिथिला आर्ट अब फैशन शोज़ की भी जान बन गई है। हाल फिलहाल में भारत सरकार एवं बिहार सरकार ने ऐसे कई डिसीजंस लिए हैं जिसके तहत बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स एवं रेलवे कोचेस को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। यहाँ तक कि कुछ अखबारों में ये खबर भी आई है कि जापान इन ट्रेन से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने भी अपने ट्रेन्स में मधुबनी चित्रकला का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मिथिला पेंटिंग के बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी है। 1912 के आसपास जब मधुबनी के हाईवेज पे बहुत सारे पेड़ों की कटाई चल रही थी, तो इन पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे मिथिला पेंटर्स ने सारे पेड़ों को मिथिला पेंटिंग से सजा दिया था। आज की डेट में ये सारी के सारी पेड़ सुरक्षित है और इन्हें अब तक नहीं छुआ गया। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई एक और कहानी के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।